गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला आपका मौलिक अधिकार। अब देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, किस देश से उपबंध किया है, राष्ट्रपति शासन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद मिलिट्री शासन में क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3, कौन से भाग में दोस्तों मौलिक अधिकार? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है। अब देखिए मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। किसके संविधान से लिए हैं? मौलिक अधिकार का उपबंध भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। देखिए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, पिछली बार पीएससी प्री में आया था ये क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकारों किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया दोस्तों। तो अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं आपके? 6 मौलिक अधिकार। अब देखिए भारतीय मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो जो भारतीय मौलिक अधिकार है भैया, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, विश्व में सबसे विस्तृत जो मौलिक अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान में। हमने जिस देश यूएसए से जो मौलिक अधिकार लिए हैं उस देश के संविधान में भी मौलिक अधिकारों के बारे में इतना विस्तृत वर्णन नहीं है जितना भारतीय संविधान में वर्णन है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं आगे मौलिक अधिकारों की। अब कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? तो 6 मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार देखते हैं। देखिए पहला मौलिक अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार। कौन सा है दोस्तों पहला मौलिक अधिकार हमारा? समता या समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है आपका समता या समानता का अधिकार। ये स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। कहाँ तक है पहला मौलिक अधिकार दोस्तों? अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता तो अनुच्छेद 18 तक पहला मौलिक अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या है अनुच्छेद 14 में? विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक। विधि के समक्ष समता या समानता मतलब कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, ठीक है, या कहीं का भी निवासी हो। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति को कानून में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो गोरा हो या काला हो या किसी भी राज्य या कहीं का भी रहने वाला हो, सभी को बराबर सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है मतलब कानून सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल है। कानून सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल है, सभी व्यक्ति बराबर विधि की दृष्टि में समान है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला है हमारा 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 15 कहता है जाति धर्म लिंग संप्रदाय। क्या है? जाति धर्म लिंग संप्रदाय भाषा बोली क्षेत्र आदि के आधार पर देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति धर्म लिंग संप्रदाय भाषा क्षेत्र बोली आदि के आधार पर देश में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता देता है। क्या देता है? अवसर की समता प्रदान करता है आपको। अवसर की समता किसमें है? अनुच्छेद 16 में। अवसर की समता मतलब सभी व्यक्तियों को समान अवसर पाने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को क्या है दोस्तों? लोक नियोजन मतलब सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी पाने का बराबर अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, बराबर शासकीय नौकरी पा सकता है। अब देखिए इसमें अपवाद है कुछ, ST SC OBC और जो अभी
मतलब जो EWS को जोड़ा गया वो भी इसके अपवाद में आ गए। ठीक है, तो अवसर की समानता क्या कहती है भैया? सभी व्यक्ति को बराबर अवसर सरकारी नौकरी में मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा नौकरी पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा अधिकार है, मतलब अगला अनुच्छेद है हमारा 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत। क्या है? अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत मतलब क्या? पूरे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अस्पष्टता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। 2019 PSC प्री में यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया है। मतलब अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पष्ट मतलब छुआछूत नहीं होगा देश में कहीं भी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी में अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। क्या है यहाँ पर? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब देश में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं चलेगी, राजा महाराजा, ठीक है, छत्रपति, इस प्रकार की कोई राय बहादुर, रायचंद, जैसे जो पहले राजाओं के समय में जो उपाधि दी जाती थी, इस प्रकार की कोई भी उपाधि मान्य नहीं होगी। यहाँ पे अपवाद क्या है? तो भारतीय सेना की उपाधि और विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जाने वाली उपाधि या किसी विदेशी संस्था के द्वारा दी जाने वाली उपाधि मान्य होगी। ठीक है, वो अपवाद है, उसका विरोध नहीं किया गया है। यहाँ पे उपाधियाँ कौन सी अंत किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की जो राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए अगला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है अगला मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, सेकंड मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए ये है अनुच्छेद आपके 19 से 22 तक। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों इसका वर्णन? स्वतंत्रता के अधिकार का 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, इसमें 19A की बात करते हैं हम। सबसे पहला कौन सा है हमारा? 19A। 19A में जब संविधान लागू हुआ 6 प्रकार की, तब 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 प्रकार की। 19A में जब संविधान लागू हुआ तब 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? तो 6 प्रकार की। अब देखिए 19A पहला क्या है हमारा? 19 के तहत 19A में बोलने की स्वतंत्रता है आपको। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे हम बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A के तहत क्या है? सभी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। ठीक है, विचार बोल सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। तो 19A के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। अब देखिए 19B की बात करें तो सभा करने का अधिकार है आपको। क्या है? बिना हथियार के देश में कहीं पर भी आप सभा कर सकते हैं। किसके तहत? 19B के तहत। अनुच्छेद 19B के तहत प्रत्येक नागरिक को क्या है? देश में कहीं पर भी वो सभा कर सकता है। ठीक है, बोल सकता है। ठीक है, परंतु बगैर हथियार के। अगर हथियार रख के आप सभा करते हो तो वो अनलीगल है। ठीक है, उसके विरुद्ध आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखिए 19C क्या कहता है भैया? सभा की आपने, अब आप संघ बना सकते हो। 19C के तहत क्या है? संघ बनाना। 19C के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी दल, पार्टी या कोई संगठन बना सकता है 19C के तहत। 19D क्या कहता है भैया? भ्रमण करने का अधिकार है आपको। क्या है? भ्रमण करने का अधिकार। देश में आप कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, कहीं पर भी रोक टोक नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए 19E कहता है भैया, 19E कहता है आपको, देखिए अब यहाँ पे 19E में क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार था जो वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, समाप्त हो चुका है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि 19E में क्या था, तो 19E में संपत्ति का अधिकार था, वर्तमान में इसे हटा दिया गया। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, उधर दिखेगा नहीं आपको। 19E हो गया, इसके बाद है 19F। 19F संपत्ति। अब निवास करने का अधिकार दोस्तों, 19F में क्या है आपको? देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देश में कहीं पर भी आप रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 19G क्या कहता है?
19 जी में क्या है भैया, 19 जी में आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। क्या है, आजीविका चलाने की। क्या है, आजीविका मतलब आप अपनी योग्यता के अनुसार देश में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। जैसे पहले एक समय ऐसा था कि भैया जो वर्ण या जो व्यक्ति जिस समुदाय या जिस संप्रदाय से बिलोंग करता था, उसका जो पैतृक बिजनेस या व्यवसाय था वही कर सकता था, कोई नया बिजनेस नहीं कर सकता था। परंतु ये हटा दिया हमने 19 जी के तहत। क्या करा, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो देश के किसी भी कोने में कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है जो लीगल हो। ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कि भैया आप इस समुदाय से हो तो इसी समुदाय का व्यवसाय करना है आपको। ठीक है, तो 19 जी के तहत। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद देखिए इसके इसी में जो अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अगला अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो 20 में क्या है भैया, अनुच्छेद 20 कहता है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी संरक्षण प्रदान किया गया है संविधान में। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 20 के तहत जो संरक्षण है वो कितने प्रकार, मतलब कितने पॉइंट है इसके अंदर, तो 3 पॉइंट है। देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का पहला पॉइंट है, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस समय का कानून लागू होगा, ना तो पहले का कानून लागू होगा और ना ही बाद का। तो विधि कब की लागू होगी भैया, अपराध के समय की। विधि कब की लागू होगी किसी भी अपराध पर, अपराध के समय की। ठीक है, विधि मतलब कानून, विधि किस समय की लागू होगी किसी भी अपराध पर, जिस समय उसने अपराध किया हो। देखिए आपने दामिनी वाला केस देखा होगा, निर्भया वाला केस। ठीक है, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। तो निर्भया कांड में एक बच्चा जो मतलब जो एक अपराधी था उसकी उम्र 17.5 साल थी। ठीक है, और वही सबसे बड़ा मेन आरोपी था। तो उसके तहत उस समय ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है और अपराध करता है तो उसे सुधार गृह में रखा जाएगा। उसके बाद हमने चेंजेस करा, अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसे 16 वर्ष की अवस्था में हम क्या मान लेंगे, वयस्क मान लेंगे। अगर आप कोई 16 वर्ष की अवस्था में ऐसा अपराध कर देता है तो उसके ऊपर सामान्य विधि लागू होगी। ठीक है, जैसे जो बालकों के लिए जो 18 अवयस्कों के ऊपर जो विधि लागू होती थी वो लागू नहीं होगी 16 से 18 वर्ष के लिए। ठीक, परंतु 16 वर्ष से कम करता है तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए दूसरे रूल लागू होंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 20 के तहत पहला पॉइंट क्या है, विधि अपराध के समय की लागू होगी। मतलब जिस समय अगर किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी, ना कि पहले के अपराध और ना ही बाद के अपराध के अनुसार। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज फांसी के लिए 20 साल की सज़ा है और आने वाले 10 साल मतलब कल से क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा 30 साल की कर दी जाए, और किसी व्यक्ति ने मर्डर या जो भी अपराध किया है वो आज किया तो उसे आज के हिसाब से सज़ा मिलेगी, ना कि जो 30 साल की सज़ा हमने कर दी। अब देखिए इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, अगला है हमारा अपराध के समय जो कानून लागू हुआ उसी के अनुसार सज़ा मिल गई। इसके बाद स्वयं को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। जैसे मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को टॉर्चर करते हैं तो पुलिस टॉर्चर करता है, पुलिसों के द्वारा जब किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो वो वहाँ पर वो बात स्वीकार कर लेता है, परंतु कोर्ट में जाकर कई बार मना कर देता है कि हमने ये अपराध नहीं किया और ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती पुलिस ने हमें क्या करा, मारा पीटा, तब जाके हमने वो अपराध स्वीकार कर लिया। तो भैया ये क्या कह रहा है आपका कि स्वयं को गवाही देने के लिए बाध्य, मतलब व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कोई व्यक्ति डरा धमका कर प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को कि तुझे ये अपराध स्वीकार करना है, तूने या आपने ये अपराध किया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसी में स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आगे अगला है हमारा स्वयं के विरुद्ध गवाही हो गया। अगला जो तीसरा पॉइंट है हमारा, एक अपराध के लिए क्या होगा, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। क्या होगा दोस्तों अगला जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया, एक मर्डर कर दिया तो उसे एक बार ही 20 साल की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि हर बार उसे, जो जिला न्यायालय गया तो 20 साल हो गया, उच्च न्यायालय गया तो फिर 20 साल हो गया,
सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर 20 साल हो गया, 60 साल की सज़ा नहीं मिलेगी उसे। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं कि बार बार उसे सज़ा बढ़ती जाए या कम होती जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। विधि मतलब जिस समय जो अपराध किया उसी के समय की विधि लागू होगी, ना तो पहले की विधि लागू होगी और ना ही बाद की विधि लागू होगी। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, ना कि उससे अधिक बार, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। अब देखिए जो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 21 में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 21 कहते हैं? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सभी व्यक्ति को। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब सभी व्यक्ति को जीवन जीने, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। किस अनुच्छेद कहते हैं? अनुच्छेद 21 कहते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 21 का बहुत बड़ा व्यापक दायरा है। इसके कुछ प्रमुख बातें बता देता हूँ। जैसे अभी यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक मतलब कोई व्यक्ति वो स्वेच्छा से विवाह करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह करता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत स्वेच्छा से विवाह कर रहा है? ये यूपीएससी 2020 प्री का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करता है तो विवाह करने का अधिकार स्वेच्छा से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद 21 का बहुत बड़ा व्यापक दायरा है। क्या क्या है तो कुछ प्रमुख बता देता हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो बातें वो गोपनीय रखी जाएगी, ठीक। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंतर्गत शिक्षा पाने का अधिकार है, बहुत बड़ा व्यापक दायरा है। इलेक्ट्रिसिटी पाने तक का अधिकार है इसके अंतर्गत, किसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके बाद किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल सुविधा पाने का अधिकार है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के तहत। चाहे देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो या फिर कोरोना के समय जो भी आपातकाल लगाया, मतलब कोरोना के समय जो भी उन्होंने आपातकाल 144 धारा लगाई है, जो भी उपबंध किया है उस क्षेत्र में वो लागू हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। इसके लिए कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है तो सही समय पर फांसी हो, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। हथकड़ी लगाने तक का अधिकार है कि कब हथकड़ी लगाई जाएगी किसी व्यक्ति को, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 21 ये कहता है सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण और जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें ही अगला अनुच्छेद जोड़ा है हमने 21 का। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, कितने वर्ष तक हैं? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। क्या है अनुच्छेद 21 का? कहते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का पाने का अधिकार है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये व्यवस्था करी हमने संविधान में, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का उनका मूल अधिकार है, इससे कोई व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। पर इस मौलिक अधिकार केवल यहीं पर है, वास्तविकता कुछ हो रही है, ठीक है। समाज की सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सभी चीज़ें ठीक होगी। अब इसके बाद देखिए अगला जो इसी में अनुच्छेद आता है हमारा स्वतंत्रता का स्वतंत्रता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है वो हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है भैया? स्वतंत्रता के अधिकार में ये दूसरा मौलिक अधिकार चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 ये कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। किस प्रकार से गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण दिया गया? इसके अंदर 3 पॉइंट है दोस्तों। आपने अमरीश पुरी की मूवियाँ देखी होगी तो उसमें बताया वो हर बार जैसे ही उसको कोई गिरफ्तार करने आता था अपराध में तो पूछता था मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे गिरफ्तार करने का कारण जानने का, ठीक, क्या है? कारण जानने का, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है ये। क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत सभी व्यक्तियों को या जिन भी व्यक्तियों को या जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये बराबर अधिकार है, वो पुलिस से पूछ सकता है मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वो वारंट देख सकता है, आपके पास वारंट है,
कई बार पूछता है अमरसपुरी मूवियों में, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत पूछता है? अनुच्छेद 22 के तहत। इसके बाद देखिए इसका अगला है, तो कारण जान लिया आपने। फिर इसके बाद 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है आपने, तो 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। अगर 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रख रहे हो तो आपको इसके लिए जज की परमिशन होना आवश्यक है, ठीक है। या 24 घंटे के अंदर उसे जज के सम्मुख पेश करना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें अगर छुट्टी है तो वो दिन हटा दिए जाते हैं और आवागमन का जो समय है वो हटा दिया जाता है, ठीक। तो क्या है, 24 घंटे से अधिक समय तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है वकील। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वकील से सलाह ले सकता है, राय ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार क्या है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वकील को कर सकता है, उस वकील से अपनी केस के संबंध में सलाह ले सकता है। अब देखिए दूसरा मौलिक अधिकार हो गया आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये तीसरा मौलिक अधिकार है आपका। अब देखिए अनुच्छेद 23 से 24 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है भैया? बलात् श्रम निषेध करता है। क्या करता है? बलात् श्रम निषेध करता है। अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम निषेध मतलब किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक श्रम नहीं कराया जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर काम नहीं करवाया जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जाएगा, अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 कहता है भैया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, क्या है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए ये 3 मौलिक अधिकार करवा दिए, अब 3 मौलिक अधिकार बचे हैं आपके। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बचे हुए 3 मौलिक अधिकार हैं वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।